ठीक है, तो आइए इससे विस्तार से समझते हैं। जी। आज के इस गहन अध्ययन में हम जिस स्रोत पर बात करने वाले हैं उसकी शुरुआत ही एक ऐसे दावे से होती है जो किसी को भी चौंका सकता है। जी, बिल्कुल चौंकाने वाला दावा है। हाँ, मतलब राहुल संकृत्यायन का ये ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ घुमक्कड़ शास्त्र, इसमें वे सीधे तौर पर कहते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि सृष्टि को बनाने या पालने का जिम्मा भले ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का हो, लेकिन दुनिया को असल सहारा घुमक्कड़ों से मिलता है। यानी घुमक्कड़ सृष्टिकर्ता से भी महान है। ये वाकई एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस महानता के पीछे का जो दार्शनिक तर्क है वो बहुत गहरा है। बिल्कुल। और जो लोग ज्ञान को जल्दी लेकिन गहराई से समझना चाहते हैं, जिन्हें नई जानकारियों से वो एक आहां वाला एहसास होता है, उनके लिए आज की चर्चा बहुत रोमांचक होने वाली है। एकदम सही कहा, क्योंकि जब हम इस स्रोत का विश्लेषण करते हैं तो स्पष्ट होता है कि लेखक केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली भौतिक यात्राओं की बात नहीं कर रहे हैं। जी। वे असल में मानव मस्तिष्क के विकास और विचारों के फैलाव की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि आदिम युग में अगर इंसान किसी नदी के किनारे एक ही जगह रुक जाता तो सभ्यता कभी पशुओं के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती। यानी आदिम घुमक्कड़ों की गति ने ही मानव जाति को मतलब सोने नहीं दिया। हाँ, और उन्हें विकास के रास्ते पर धकेला। आज का हमारा मिशन भी यही है, यह समझना कि घुमक्कड़ी का असल अर्थ क्या है, इसने इतिहास कैसे गढ़ा और इसके लिए क्या तैयारी चाहिए। बिल्कुल। और इतिहास की बात करें तो विज्ञान में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। अरे हाँ, चार्ल्स डार्विन का ही उदाहरण ले लीजिए। हम अक्सर उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं जो अपनी लेबोरेटरी में बैठकर थ्योरी बना रहे थे, जबकि असलियत कुछ और ही है। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि डार्विन की युगांतकारी खोजें उनकी वर्षों लंबी समुद्री घुमक्कड़ी का ही परिणाम थीं। अगर वो बीगल जहाज पर वो खतरनाक यात्रा नहीं करते, गैलापागोस द्वीपों के जीवों का अध्ययन नहीं करते, तो शायद थियरी ऑफ एवोल्यूशन कभी सामने ही नहीं आती। कोलंबस और वास्को द गामा ने भी तो बंद दुनिया के दरवाजे खोले थे। जी। और इतिहास को देखने का ये नजरिया हमें मंगोल घुमक्कड़ों के मूल्यांकन पर भी मजबूर करता है। मंगोलों को तो अक्सर उनके खूनी युद्धों के लिए याद किया जाता है ना? हाँ, मुख्य धारा के इतिहास में ऐसा ही है। लेकिन लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण अनदेखे सच की ओर ध्यान खींचते हैं। उस समय यूरोप अंधकार युग में था। पश्चिम में विज्ञान युग की शुरुआत करने वाली चीजें जैसे बारूद, तोप, कागज और दिशा सूचक यंत्र यानी कंपस, ये सब पश्चिम तक कौन ले गया? मंगोल घुमक्कड़। बिल्कुल। अगर इन घुमंतु कबीलों ने अपनी यात्राओं से दुनिया को नहीं जोड़ा होता तो यूरोप का पुनर्जागरण सदियों पीछे खिसक जाता। विज्ञान या तकनीक तक सीमित नहीं था। जो दुनिया के सबसे बड़े धर्मनायक हुए हैं वो भी असल में घुमक्कड़ राज थे। हाँ, भगवान बुद्ध इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। बुद्ध ने तो अपने शिष्यों से कहा था, चरत भिक्वे यानी भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं था, एक पूरा दर्शन था। बुद्ध ने बारिश के 3 महीनों को छोड़कर एक जगह टिकना अनुचित माना। इसी वजह से उनके शिष्यों ने मिस्र से लेकर जापान तक के रास्ते नाप दिए। महावीर, स्वामी दयानंद और गुरु नानक देव जी भी इसी श्रेणी में आते हैं। जी। इन महापुरुषों की घुमक्कड़ी का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कूपमंडुकता को तोड़ना था। जब समाज एक ही दायरे में सिमट जाता है तो मान्यताएं संकीर्ण हो जाती हैं। गुरु नानक देव जी की मक्का यात्रा का जो किस्सा स्रोत में है वो इसी संकीर्णता पर बहुत बड़ा प्रहार है। हाँ, वो प्रसंग बहुत रोचक है। बहुत ही कमाल का है। महान घुमक्कड़ गुरु नानक थकावट के कारण काबा की ओर पैर करके सो जाते हैं। वहां के मुल्ला इसे अपमान मानते हैं और गुस्से में उनके पैर दूसरी ओर घुमाते हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि मुल्ला जिस तरफ पैर घुमाते, काबा भी उसी दिशा में घूमता हुआ प्रतीत होता। ये एक बहुत ही सुंदर रूपक है। बिल्कुल। लेखक इसके जरिए बताते हैं कि एक सच्चा घुमक्कड़ किसी स्थान की पवित्रता या दिशाओं के बंधन में नहीं बंधता। उसकी निर्भीकता ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन इस निर्भीकता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? कोई पहाड़ या सरहद? नहीं, सबसे बड़ी बाधा इंसान के अपने भीतर होती है, उसका घर और दिमाग। लेखक ने इसे जंजाल कहा है। हाँ, मोह माया का जंजाल। यहाँ लेखक का व्यंग्य बहुत मजेदार हो जाता है। वो बताते हैं कि माता पिता का अत्यधिक मोह कैसे एक संभावित घुमक्कड़ को रोक देता है। विशेषकर माताओं का डर। जी, उनका कहना है कि शिक्षित माताएं भी कभी-कभी अपनी अत्यधिक ममता के कारण बच्चे को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हैं और पिताओं की जो चिंता होती है वंश आगे बढ़ाने की।
उस पर लेखक का तर्क बहुत तीखा है। अगर हम इसे 1949 के परिप्रेक्ष्य में देखें, जब भारत आजादी हुआ था। हाँ, और देश को अनाज आयात करना पड़ रहा था, बढ़ती आबादी एक संकट थी। ऐसे में लेखक ने बेबाकी से कहा कि जो केवल वंश बढ़ाने में लगा है उसकी कोई गति नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या रोकने वाले लोग समाज पर उपकार कर रहे हैं। ये बहुत साहसिक विचार था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो घुमक्कड़ी का अर्थ सिर्फ घर से भागना नहीं है। ये अपने परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर पूरे समाज के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी निभाना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या इंसान बस बिना सोचे समझे घर से भाग जाए? बिल्कुल नहीं। शुरू में ये किसी को भावुक कदम लग सकता है, लेकिन लेखक बिना तैयारी के घर से भागने के सख्त खिलाफ हैं। हाँ, प्रथम श्रेणी का घुमक्कड़ बनने की जो तैयारी उन्होंने बताई है, वो तो किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस से कम नहीं है। एकदम सही कहा। संकल्प 12-14 साल की उम्र में लेना चाहिए, लेकिन घर छोड़ने की आदर्श उम्र 20 से 24 वर्ष है। मतलब ग्रेजुएशन के बाद। जी। भूगोल का गहरा ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ नक्शे पर सीमाएं देखना काफी नहीं है। वहाँ की जलवायु, पहाड़ों की ऊंचाई का अनुमान लगाना आना चाहिए। और भाषाओं की जो बात है वो तो हैरान कर देने वाली है। हाँ, निकलने से पहले 150 से 200 यात्रा पुस्तकें पढ़ना अनिवार्य बताया गया है। और 4 विदेशी भाषाएं, अंग्रेजी, रूसी, चीनी और फ्रेंच, ताकि यात्री दुनिया के सामने गूंगा या असहाय बनकर ना खड़ा हो। वो जहाँ जाए वहाँ की संस्कृति को समझ सके। और यही कड़ी तैयारी उस स्वावलंबन की नींव है। लेखक कहते हैं कि सोने चांदी के कटोरे वाले यानी अमीर लोग असल घुमक्कड़ नहीं है। वो तो बस पर्यटक हैं। असली ताकत स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता। स्रोतों में इसके लिए कुछ व्यावहारिक कौशल भी गिनाए गए हैं। बाल काटना, बढ़ईगिरी, फोटोग्राफी और प्राथमिक चिकित्सा। ये वो कौशल हैं जिनकी हर समाज में जरूरत होती है। मान लीजिए किसी इलाके में विदेशी भाषाएं काम नहीं आ रही हैं, तो डिग्रियां भी धरी रह जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अगर वो किसी के बाल काट देता है या किसी किसान का औजार ठीक कर देता है, तो शारीरिक श्रम से वो उस समाज में अपनी जगह बना लेता है। और जहां शारीरिक श्रम खत्म होता है, वहां ललित कलाओं की शुरुआत होती है। स्रोत में बांसुरी को एक जादुई चाबी की तरफ पेश किया गया है। पूर्वी तिब्बत के खम प्रदेश का उदाहरण बहुत मनमोहक है। हाँ, जहां एक घुमक्कड़ घने जंगल में है, भाषा अलग है, लोग अजनबियों पर संदेह करते हैं। अचानक उसे एक स्थानीय लड़की, जिसे स्रोत में कोकिल कंठी कहा गया है, उसके गीत की धुन सुनाई देती है। और वो शब्दों का सहारा नहीं लेता। जी, वो अपनी जेब से बांसुरी निकालता है और बिना भाषा जाने बस धुन के सहारे पूरे समुदाय का मित्र बन जाता है। संगीत और नृत्य सांस्कृतिक दूरियों को मिटाकर मनुष्यों को एक समान धरातल पर ले आते हैं। अविश्वास की दीवारें गिर जाती हैं। और समाज की दीवारों की बात करें तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेखक महिलाओं के लिए भी घुमक्कड़ी को उतना ही जरूरी मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से घुमक्कड़ी को पुरुषों का एकाधिकार मान लिया जाता है, लेकिन यह ग्रंथ महिलाओं के लिए भी इसे बहुत आवश्यक मानता है। ये इस ग्रंथ का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। समाज द्वारा स्त्रियों को परतंत्र रखने की तुलना उस मुर्दे से की गई है जिसके रोम रोम में सुइयां चुभ हुई गई हैं। जब तक वो सुइयां निकाली नहीं जाती, चेतना नहीं आ सकती। पितृसत्तात्मक ढांचा उन सुइयों की तरह है। तिब्बत के डाकुओं वाले खतरनाक रास्ते को बेखौफ पार करने वाली अमदो लड़कियों का किस्सा भी तो है। जी, वो अमदो तरुणियां बिना किसी भय के यात्रा कर रही थीं। इससे साबित होता है कि शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक दृढ़ता की जरूरत है। बुद्ध के उपदेशों का संदर्भ देकर लेखक कहते हैं कि प्रकृति और समाज की बाधाओं के बावजूद महिलाओं को अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और इसके लिए एक व्यवहारिक रणनीति भी दी गई है कि महिलाओं को शुरुआत में 3 के समूह में यात्रा करनी चाहिए, सुरक्षा के लिए, और अगर 2 में मतभेद हो तो तीसरी मध्यस्थता कर सके। क्या बात है। महिलाओं के अलावा हाशिए पर पड़े एक और वर्ग की बात हुई है, घुमंतू और पिछड़ी जातियां, जैसे सिरकी वाले और यूरोप के रोमनी यानी जिप्सी। सभ्य समाज अक्सर इन्हें तिरस्कार से देखता है। लेकिन वो तथ्य, मतलब जो भाषा विज्ञान वाला तथ्य है, वो तो सचमुच दिमाग हिला देने वाला है कि यूरोप के जिप्सी असल में भारत से गए थे। हाँ, सदियों पहले, और सबूत उनकी भाषा है। वो आज भी पानी को पानी, चोर को चोर और आग को याग कहते हैं। इसी आधार पर एक सच्चे घुमक्कड़ का कर्तव्य तय होता है। उसे इन घुमंतु जातियों के बीच जाकर खुद को उद्धारकर्ता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनके साथ समभाव से, यानी पूरी समानता से रहना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए और उनकी अनकही कहानियों को दुनिया के सामने लाना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति इन सभी सीमाओं को पार कर लेता है तो वो धर्म से भी ऊपर उठ जाता है।
विजयनगर के खंडहरों का वो दृश्य इसका चरम बिंदु है। वो दृश्य घुमक्कड़ी की पूरी आत्मा को एक फ्रेम में समेट देता है। सर्दी की एक रात, एक इमली के पेड़ के नीचे आग जल रही है। और आग के चारों ओर कौन बैठे हैं? एक मुस्लिम फकीर, एक हिंदू वैरागी और एक सन्यासी। बाहर की दुनिया में इनके धर्म बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं, लेकिन उस पेड़ के नीचे वो एक साथ आग सेक रहे हैं, एक ही चिलम साझा कर रहे हैं और आपस में रोटी बांटकर खा रहे हैं। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि असल धर्म क्या है? घुमक्कड़ों के लिए कोई जात पात या सरहद नहीं होती। उनके लिए इंसानियत और समदर्शिता ही सबसे बड़ा धर्म है। और इसीलिए लेखक बौद्ध धर्म की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा खुलापन था जहां किसी चेहरे या नस्ल के बीच भेदभाव नहीं था। बिल्कुल। तो आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र कोई गाइड बुक नहीं है। जी, ये निडरता और स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र है। ये सिखाता है कि जो अज्ञात में कदम रखने से नहीं डरता, वही असल में जीवित है। मानवता का पूरा इतिहास गतिशीलता का इतिहास है। ठहराव का मतलब पतन है। एकदम सही। तो अंत में जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक गहरा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, यदि आदिकाल से ही घुमक्कड़ी ने मानव सभ्यता का निर्माण किया, विचारों का आदान प्रदान किया, तो आज के इस डिजिटल युग में क्या हो रहा है, जहां हम सिर्फ अपनी स्क्रीन्स के जरिए दुनिया देख रहे हैं? हाँ, कुर्सियों से बंद कर बैठे हैं। क्या हम तकनीक के नाम पर एक नई तरह की आधुनिक कूपमंडुकता, एक मानसिक संकीर्णता की ओर तो नहीं जा रहे? ये सोचने वाली बात है। अज्ञात में शारीरिक रूप से कदम रखे बिना क्या हमारी सभ्यता का मानसिक विकास अंततः रुक नहीं जाएगा? हमारे श्रोता इस पर जरूर विचार करें। आज हमारे साथ इस यात्रा पर निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।